एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था कालीपुर गांव। यहाँ के लोग बहुत नेक थे, पर उनके चेहरों पर हमेशा एक फिक्र सी छाई रहती थी। पहाड़ी पर एक पुराना हवेली था जो कालीपुर को देख रहा था। उसकी खिड़कियां एकदम अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें हों। हवेली के बारे में लोग फुसफुसाते रहते थे। वो कहते थे कि यहाँ रानी पद्मावती का भूत रहता है, जो कभी कालीपुर पर राज करती थी। वो कहते थे कि रानी अपनी कोई खोई हुई चीज ढूंढ रही है। अमन, एक छोटा सा लड़का जिसे एडवेंचर्स बहुत पसंद थे, अपनी दादी दादाजी के पास गर्मियों की छुट्टियां बिताने कालीपुर आया था। वो बड़ी बड़ी उत्सुक आंखों से लोगों की फुसफुसाहटें सुनता रहता था। अमन के दादा दादी गांव के किनारे पर एक छोटे से घर में रहते थे। दादा, जिनकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, अमन को अक्सर कालीपुर के किस्से सुनाया करते थे। दादी, जिनके हाथ हमेशा बुनाई में व्यस्त रहते, अपना सर हिलाती और अमन को हवेली से दूर रहने की हिदायत देती। छोटे बच्चों के लिए अच्छी जगह नहीं है वो कहा करती थी। अमन बहुत ही जिज्ञासु लड़का था, हमेशा कुछ नया जानने के लिए बेताब रहता था। रानी पद्मावती और उनकी हवेली की कहानियों ने उसके अंदर एक एडवेंचर की भावना भर दी थी। वो अपना पूरा दिन गांव घूमने में बिताता और दूसरे बच्चों से दोस्ती करता। उसका नया दोस्त रवि एक दुबला पतला लड़का था जिसकी शरारती मुस्कान हुआ करती थी। रवि भी हवेली के बारे में जानने को उत्सुक था। एक दिन जंगल के किनारे खेलते हुए अमन और रवि को एक चांदी का सिक्का मिला। वो बहुत पुराना और काला पड़ चुका था, पर एक तरफ उन्हें एक खूबसूरत औरत की तस्वीर दिखाई दी जो ताज पहने हुए थी। ये तो रानी का होगा, रवि चिल्लाया। उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। अमन ने हाँ में हाँ मिलाई। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। वो जानता था कि वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे खुद हवेली देखनी ही होगी। उस रात जब चांद की रोशनी से कालीपुर में लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं, अमन और रवि चुपके से अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। वो गांव के बाहर मिले। उनके चेहरे धुंधली चांदनी में चमक रहे। हवेली के पुराने लोहे के दरवाजे अजीब आवाज करते हुए खुले, मानो उन्हें अंदर न आने की चेतावनी दे रहे। दोनों लड़कों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, पर आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुए, उनके आसपास ठंडी हवा चलने लगी। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। गंदी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी और दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। अचानक एक ठंडी हवा हॉल में घूमती हुई आई और उनके सामने एक साया उभरा। वो एक औरत थी, सफेद रंग की साड़ी में। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। दोनों लड़के हाँफने लगे, उनका खून जैसे जम गया हो। डरो मत, औरत ने कहा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट जैसी थी। मैं रानी पद्मावती हूँ। अमन और रवि वहीं जमे हुए खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रानी की आवाज धीमी होने के बावजूद उसमें एक बेचैनी थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में उदासी थी। जब तक मैं अपना छुपा हुआ खजाना नहीं ढूंढ लेती, मुझे शांति नहीं मिलेगी। हिम्मत जुटाते हुए अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया। आपका खजाना रानी पद्मावती? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। रानी ने हाँ में सर हिलाया। वो इसी हवेली में कहीं छुपा है, उसने कहा। लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कहाँ छुपाया था। मैं सदियों से उसे ढूंढ रही हूँ। रवि, जो अब तक चुप था, बोला। लेकिन ये खजाना इतना जरूरी क्यों है महारानी? रानी ने एक लंबी दुख भरी सांस ली। ये बस खजाना नहीं है, उसने समझाया। ये उस श्राप को तोड़ने की कुंजी है जो कालीपुर पर लगा हुआ है। रानी ने दीवार पर टंगे एक धूल भरे पर्दे की तरफ इशारा किया। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो पर्दा नीचे गिर गया, जिससे एक छुपा हुआ खाना दिखाई दिया। उसके अंदर एक लपेटा हुआ चर्मपत्र रखा था जो पुराना होकर पीला पड़ गया था। ये नक्शा तुम्हें मेरे खजाने तक ले जाएगा, रानी ने कहा। उसकी आवाज में उम्मीद थी। नक्शा हाथ में लेकर अमन और रवि ने अपनी खोज शुरू कर दी। हवेली अंधेरे गलियारों और धूल भरे कमरों का एक भूल भुलैया थी। उन्होंने नक्शे का ध्यान से पीछा किया, उसके धुंधले चिन्हों को समझते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उनके आसपास फुसफुसा रही हो, मानो उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही हो। उन्हें किताबों की अलमारियों के पीछे छिपे हुए रास्ते मिले और सीढ़ियां जो कहीं नहीं जाती थी। वे हर उस कमरे में दाखिल हुए जहां उन्हें कोई न कोई सुराग मिलता। दीवार पर खुदी हुई लिखावट, फर्श पर एक ढीली ईंट। दोनों लड़कों ने मिलकर काम किया। एडवेंचर के रोमांच में उनका डर गायब हो गया। उन्होंने रानी की उपस्थिति को अपने साथ महसूस किया, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। आखिरकार एक अनंत काल जैसा लगने के बाद वे एक छोटे से
भूले हुए कक्ष में पहुंचे। कक्ष के केंद्र में चांदनी की एक किरण के नीचे एक लकड़ी का संदूक रखा था। दोनों लड़कों ने उत्साहित नजरों से एक दूसरे को देखा। क्या यही हो सकता है? कांपते हाथों से अमन ने भारी ढक्कन उठाया। संदूक सोने या जवाहरातों से भरा नहीं था जैसा कि उन्होंने सोचा था। इसके बजाय इसमें एक छोटी, एक महिला की सुनहरी मूर्ति थी। मूर्ति सुंदर थी, इसकी विशेषताओं को उत्कृष्ट विवरण के साथ उकेरा गया था। जैसे ही अमन ने मूर्ति को उठाया, वह धीरे से चमकने लगी। हवा एक अजीब गुनगुनाहट से भर गई और उनके चारों ओर की हवेली आह भरती हुई प्रतीत हुई। रानी का रूप झिलमिलाता हुआ और अधिक ठोस होता गया। उसकी उदासी की जगह शांति ने ले ली। तुमने इसे पा लिया, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कृतज्ञता से भर गई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है और कालीपुर से श्राप हटा दिया है। अमन को एहसास हुआ कि सोने की मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये रानी के अपने लोगों के प्रति प्रेम का प्रतीक थी। एक ऐसा प्रेम जो खो गया था लेकिन अब मिल गया था। श्राप हटने के साथ ही कालीपुर गांव एक नई आशा से भर गया। खेत लहलहा उठे और गलियों में एक बार फिर हंसी गूंज उठी। और रानी का क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी हवेली में घूमती है, लेकिन अब उसकी उपस्थिति सुकून देने वाली है। वह अब एक बेचैन आत्मा नहीं, बल्कि एक संरक्षक है जो अपने प्रिय कालीपुर पर नजर रखती है। अमन और रवि के लिए वे अपने जीवन में लौट आए। उनके एडवेंचर ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, एक रहस्य सुलझाया था और सीखा था कि असली खजाना सोने या जवाहरात में नहीं, बल्कि साहस, दया और दोस्ती की ताकत में है।